झारखंड में जेपीएससी परीक्षा धांधली की जांच कर रही सीआईडी के सामने गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी के कथित खुलासे ने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक 5 लाख रुपए प्रीलिम्स के लिए, 15 लाख रुपए में इंटरव्यू बोर्ड और 60 से 70 लाख रुपए में गारंटीड सिलेक्शन का रेट तय होता था। आरोप है कि ये नेटवर्क 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तक फैला हुआ था। तो आखिर सरकारी नौकरियों का ये सिंडिकेट कैसे काम करता था और अभय तिवारी ने सीआईडी को क्या क्या बताया, यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है। टीडीपीएल वही एजेंसी है जिसने जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित कराई थी और जिसे जेपीएससी ने गड़बड़ियों के चलते 2025 में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बावजूद 14वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा में उसे जिम्मेदारी दोबारा सौंप दी गई। सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कथित तौर पर इस पूरे खेल का एक रेट कार्ड बताया है। प्रीलिम्स पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से 5 लाख रुपए और एससी और एसटी कैंडिडेट से 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते थे। इंटरव्यू बोर्ड में मनमाने मार्क्स फिक्स कराने के लिए 15 लाख रुपए और सिलेक्शन की गारंटी के लिए 60 से 70 लाख रुपए तक की रकम तय होती थी। सीडीपीओ परीक्षा के लिए भी 10 लाख रुपए पर कैंडिडेट का रेट बताया गया है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि कथित नेटवर्क सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं था। आरोप है कि 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में भी यही रैकेट काम कर रहा था। अभय तिवारी के कथित बयान के मुताबिक ये नेटवर्क एक तय प्रक्रिया के हिसाब से काम करता था। एजेंट कैंडिडेट से संपर्क करके रकम तय करते थे, जिसके बाद टीडीपीएल के नेटवर्क और भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका शुरू होती थी। इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी के कोड की पहचान की जाती थी और फिर उसी बोर्ड के सामने भेजा जाता था जहां पर पहले से अंक तय किए जाते थे। 19 अप्रैल 2026 को 103 वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित हुई। इसके बाद 2204 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए चुना गया। लेकिन विवाद तब हुआ जब मेंस की तारीख प्रीलिम्स रिजल्ट के महज 17 दिन बाद यानी 18 से 20 जुलाई तय कर दी गई थी। सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षा के लिए इतना कम समय मिलने पर लोगों ने सवाल उठाए। इसके बाद एक ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें से 100 में से सिर्फ 48 सवाल हल करने वाले कैंडिडेट के पास होने का दावा किया गया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कैंडिडेट्स को नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाकर आंसर्स रटवाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट बंद करने, ओएमआर शीट्स में हेरफेर और कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक नहीं करने जैसे आरोप भी सामने आए। 21 जुलाई को मामले में एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने जेपीएससी की डेप्यूटी कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने अपना इस्तीफा दे दिया। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी और 25 जुलाई को टीडीपीएल द्वारा आयोजित 9 परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इस मामले में अब तक करीब 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद अब सीआईडी के सामने अभय तिवारी का बयान आया है, जिसने इस पूरी कहानी को सुलझाने की दिशा दिखाई है। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक ये कोई अचानक हुई या छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क था जो कई लेवल्स पर काम कर रहा था, जिसकी शुरुआत उन कैंडिडेट से होती थी जो किसी एजेंट, बिचौलिए या कोचिंग संचालक के संपर्क में आते थे। एजेंट कैंडिडेट को टीडीपीएल के नेटवर्क तक पहुंचाता था। इसके बाद कथित तौर पर कैंडिडेट की जरूरत और परीक्षा के लेवल के हिसाब से रकम तय की जाती थी। प्रीलिम्स पास कराने से लेकर इंटरव्यू में मनचाहे नंबर दिलाने और सिलेक्शन तक के लिए अलग अलग रकम तय होने का आरोप है। लेकिन इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा इंटरव्यू बताया जा रहा है। जेपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैंडिडेट्स की पहचान को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसका मकसद यही होता है कि बोर्ड कैंडिडेट की पहचान और उसके प्रीवियस रिकॉर्ड से प्रभावित हुए बिना उसका मूल्यांकन करे। लेकिन आरोप है कि इसी व्यवस्था को कथित तौर पर भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किया गया। इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह के जरिए कैंडिडेट के कोड की पहचान कर ली जाती थी, यानी जिस उम्मीदवार की पहचान कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए थी, उसका कोड पहले से ही कथित नेटवर्क के पास पहुंच जाता था। इसके बाद का कदम और भी ज्यादा गंभीर था। जिस कैंडिडेट की पहचान पहले से तय हो चुकी होती थी, उसे इंटरव्यू के दिन उसी बोर्ड के सामने भेजे जाने का आरोप है, जिसके सदस्यों तक कथित तौर पर पहले से ही रकम पहुंचाई जा चुकी होती थी। इसके बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट को ज़्यादा अंक दिए जाते थे। इससे उसका टोटल स्कोर बढ़ जाता था और वो उन कैंडिडेट से आगे निकल जाता था जिन्होंने परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में वास्तव में बेहतर परफॉर्म किया था। इस नेटवर्क की सबसे गंभीर बात यही है कि अगर जांच में ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इनमें सिर्फ पैसे लेने वाला एक एजेंट या परीक्षा कराने वाली एक कंपनी शामिल नहीं थी। कैंडिडेट, एजेंट, एजेंसी और कथित तौर पर आयोग के भीतर मौजूद लोगों के बीच एक पूरा चैनल काम कर रहा था। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक परीक्षा पेपर लीक या ओएमआर में हेरफेर तक सीमित नहीं रह जाता। यहाँ सवाल पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर भी उठता है।
क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट को पहले प्रीलिम्स में आगे बढ़ाया जाए, फिर इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित किया जाए और आखिर में उसे मेरिट लिस्ट में जगह दिलाई जाए, तो मेहनत और योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले हजारों लोगों का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। अब समझते हैं कि सीआईडी की जांच और मुख्य आरोपी अभय तिवारी के कबूलनामे के बाद इस भर्ती घोटाले में किन लोगों के नाम सामने आए हैं। सबसे पहले बात जेपीएससी के इंटरनल सिस्टम की करेंगे। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते गिरफ्तार हो चुके हैं। सीआईडी के मुताबिक उनके नाम पर रिश्वत की रकम मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र इकट्ठा करता था। जेपीएससी सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य से भी पूछताछ हो चुकी है। आरोप है कि उनके लिए पैसे वसूलने का काम उनका पीए ब्रिजराम करता था। दूसरे सदस्य डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हंसदा भी इस्तीफा दे चुके हैं। डॉक्टर जमाल अहमद के लिए हजारीबाग के बिचौलिए द्वारा रकम वसूलने का आरोप है, जबकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता का नाम भी जांच में सामने आया है। दूसरी कड़ी टीडीपीएल और कोचिंग संस्थानों के नेटवर्क की है। टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह और पतंजलि कोचिंग के ऑपरेटर रवि कुमार को इस पूरी धांधली का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं एजेंट और कोचिंग संचालक आदित्य पांडे पर कैंडिडेट्स को इस कथित नेटवर्क तक पहुंचाने का आरोप है। सबसे गंभीर सवाल उन लोगों को लेकर है जो इस धांधली के जरिए सरकारी पदों तक पहुंचते थे। 3 पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें रॉबिन कुमार, शैलेश सिंह और राजेश कुमार रजक शामिल हैं। आरोप है कि एक एजेंट जिसका नाम लालू यादव है, उसके जरिए ये तीनों नेटवर्क से जुड़े थे। सीडीपीओ परीक्षा में भी पैसों के लेन देन का आरोप सामने आया है। कैंडिडेट काजल भारती द्वारा पीए ब्रिजराम को 10 लाख रुपए और कैंडिडेट रजक द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र को 15 लाख रुपए देने जाने का आरोप है। आरोप ये भी है कि सीडीपीओ भर्ती में दूसरे राज्यों के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का चयन करवाया गया था। हालांकि डॉक्टर जमाल अहमद ने इन आरोपों से खुद को अलग बताया है। उनका कहना है कि उनका अभय तिवारी या किसी बिचौलिए से कोई परिचय नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने टीडीपीएल की गड़बड़ियों को लेकर अध्यक्ष को पत्र लिखा था और ओएमआर शीट की फॉरेंसिक जांच की मांग भी की थी। इस आंदोलन के केंद्र में 5 कैंडिडेट्स अनशन पर बैठे हैं। 33 साल के देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड किया है, 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर थे। 2 से 5 अगस्त तक उन्होंने पानी तक नहीं लिया। 9 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें आईवी ड्रिप लगाई। इन छात्रों की 3 प्रमुख मांगे थी। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई या ईडी जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवाई जाए। टीडीपीएल द्वारा कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द कर एजेंसी को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाए और जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सरकार का दावा था कि उसने 98% मांगे मान ली हैं। इसमें 14वीं जेपीएससी रद्द करना, 3 सदस्यों का इस्तीफा, सीआईडी और ईडी की जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन शामिल था। लेकिन छात्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच पर सरकार तैयार नहीं हुई। इसके बाद 10 अगस्त के विधानसभा घेराव और लाठीचार्ज के बाद आंदोलन अपने 20वें दिन और भी तेज हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी तरफ अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो और दूसरे छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि देवेंद्र ने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से पत्र लिखकर वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि उनकी आत्मा आज भी छात्रों के संघर्ष के साथ है। विधानसभा घेराव के बाद सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार छात्रों से संवाद की अपील कर रहे हैं। सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और सीआईडी और ईडी जांच पर कायम है, लेकिन छात्रों और युवा संगठनों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच पर लिखित फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। रांची की सड़कों से शुरू हुई ये लड़ाई अब केवल एक परीक्षा की बात नहीं रह गई, बल्कि पूरे राज्य के रिक्रूटमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा बन चुकी है। सवाल अब यही है कि क्या राज्य सरकार छात्रों के इस अटूट संघर्ष और जनता के गुस्से के आगे झुकते हुए सीबीआई जांच की मांग स्वीकार करेगी, या फिर ये गतिरोध झारखंड के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया मोड़ ले आएगा। इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।